soil moisture irrigation relationship. सॉइल मॉइस्चर इरीगेशन रिलेशनशिप। अब है क्या चीज़? सॉइल मॉइस्चर होता क्या है? सिंपली अमाउंट ऑफ वाटर या अमाउंट ऑफ वाटर कंटेंट विच इज स्टोर्ड इन द रूट जोन या विच इज स्टोर्ड इन द सॉइल पोर्स, सॉइल वाइड्स में जो अमाउंट ऑफ वाटर जो है स्टोर होता है उसी को बोलते हैं सॉइल मॉइस्चर। सिंपली अगर सॉइल मॉइस्चर डेफिनेशन अगर पूछी जाए तो इट इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर, इट इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर कंटेंट विच इज स्टोर्ड इन द सॉइल पोर्स और सॉइल वाइड्स, इट्स कॉल्ड एज सॉइल मॉइस्चर। सिंपल डेफिनेशन है ये किसी भी तरीके से, ओके। अब किस तरीके से हमारे पास जो सॉइल जो है वाटर, जो कि वाटर किस तरीके से जो सॉइल्स में स्टोर होता है, नंबर किस तरीके से स्टोर होता है उसके बारे में हम देखते हैं थोड़ा। ये हमारा ग्राउंड लेवल है और ये हमारा इम्परवियस स्ट्रेटा है। इम्परवियस स्ट्रेटा, इम्परवियस स्ट्रेटा के जस्ट ऊपर होगा वाटर टेबल, हमारी क्या है वाटर टेबल। इसके जस्ट वाटर टेबल के जो ऊपर है, ये सब सॉइल्स के केसेस में आ रहा है। हमारे पास सॉइल है पूरे ग्राउंड लेवल से नीचे जितनी भी सॉइल होती है, हमारे सॉइल में क्या होता है, फिर बाद में क्या है जो नंबर ऑफ जोन्स क्या डिफाइन किए जाते हैं। तो जोन कौन कौन से हैं वो हमारे पास, उसके बारे में सॉइल की जो जोन्स है उसमें डिफाइन हम क्या कर रहे हैं देख रहे हैं। तो ये तो इम्परवियस स्ट्रेटा, हार्ड स्ट्रेटा जिसको कहते हैं, उसके ऊपर वाटर टेबल, देन वाटर टेबल के ऊपर जो हमारे पास जोन होता है उसको बोलते हैं कैपिलरी जोन। कैपिलरी जोन। नेक्स्ट हमारे पास जो है इंटरमीडिएट जोन कहते हैं। इंटरमीडिएट जोन, सिंपल इंटरमीडिएट जोन। और ये हमारा रूट जोन हो गया सिंपली। अब होता क्या है कि जैसे हमने कुछ वाटर प्रोवाइड करते हैं, हमने क्या किया, वाटर को, फील्ड को वाटर प्रोवाइड किया। जो वाटर अमाउंट ऑफ वाटर हमने प्रोवाइड किया था, क्या पोर्शन, फ्रैक्शन ऑफ वाटर, फ्रैक्शन ऑफ पोर्शन ऑफ दिस वाटर क्या होता है, इन्फिल्ट्रेट हो जाता है, डायरेक्टली क्या कर लेता है, फील्ड वाटर टेबल को ज्वाइन कर लेता है। ये वाटर टेबल का जो पोर्शन ग्राउंड वाटर को इंक्रीज करता है। कुछ इसका पोर्शन अमाउंट ऑफ वाटर क्या होता है, सीप कर जाता है, इन्फिल्ट्रेट कर जाता है और वाटर टेबल को ज्वाइन कर लेता है। हम क्या डिस्कस करते आ रहे हैं इसको पॉइंट को। और कुछ पोर्शन अमाउंट ऑफ वाटर क्या होता है, सॉइल सरफेस में, सॉइल की जो हमारे पास अनदर जो पोर्शंस है वहाँ पर स्टोर हो जाता है। तो जो पोर्शन स्टोर हुआ है किसमें, जो हमारे पास अगेंस्ट जो आफ्टर द ग्रेविटी, आफ्टर द वाटर टेबल जो वाटर है हमारे पास, ये वाटर किस प्रोसेस के थ्रू क्या है वाटर टेबल को ज्वाइन करता है, ग्रेविटी के थ्रू। यहाँ पर कौन सा फोर्सेस अप्लाई हो रहा है, सिंपली ग्रेविटी अप्लाई हो रही है कि जैसे ही हमने वाटर प्रोवाइड किया तो ग्रेविटी ने क्या कर लिया, उस वाटर को पुल कर लिया। तो कुछ वाटर को पुल कर लिया तो अमाउंट ऑफ वाटर विच इज क्या होता है, पुल कर लिया तो वाटर टेबल को ज्वाइन कर लेगा, वो हमारे पास क्या हो गया, ग्रेविटी वाटर। तो सिंपली जो वाटर क्या होता है, थ्रू द ग्रेविटी एक्शन
जो वाटर टेबल को ज्वाइन कर लेता है उसको बोला जाता है ग्रेविटी वाटर। ग्रेविटी वाटर जो कि क्या है, ग्रेविटी के अगेंस्ट, जो ग्रेविटी में कि जो फोर्स है उसके थ्रू में क्या हो गया, वाटर टेबल को ज्वाइन कर लिया। अब इसमें क्या है, कुछ पोर्शन क्या होता है जो ग्रेविटी के अगेंस्ट क्या होता है, सॉइल में स्टोर हो जाता है। तो अमाउंट ऑफ वाटर विच इज स्टोर्ड इन द सॉइल अगेंस्ट द ग्रेविटी, अगेंस्ट या फिर आफ्टर द ग्रेविटी वाटर, अगेंस्ट द ग्रेविटी और आफ्टर द ग्रेविटी वाटर सेम थिंग इज। तो यहाँ पर जो अमाउंट ऑफ वॉशन या अमाउंट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट, अमाउंट ऑफ वाटर कंटेंट विच इज स्टोर्ड इन द रूट जोन आफ्टर द ग्रेविटी वाटर, इट्स कॉल्ड एज मॉइस्चर कंटेंट या फिर सिंपली सॉइल मॉइस्चर कहते हैं इसको। कि यहाँ पर ज्वाइन करने के बाद में जो अमाउंट ऑफ पोर्शन इस जोन में हमारे पास, इस पोर्शन में जो स्टोर हुआ है उसी को क्या कहा जाता है, सॉइल मॉइस्चर। सिंपली हमारे पास क्या, अब सॉइल मॉइस्चर भी क्या है, डिफरेंट। उस सॉइल मॉइस्चर जो हमारे पास यहाँ पर स्टोर हुआ है, जो यहाँ पर वाटर स्टोर होता है वो मोस्टली क्या होता है कि नंबर ऑफ फोर्सेस से क्या होता है, बाउंड होता है, नंबर ऑफ फोर्सेस से क्या होता है, बाउंड होता है। तो अब कौन कौन से कुछ पोर्शन, कुछ फोर्सेस तो होते हैं लूज फोर्सेस होते हैं, लूज मॉलिकुलर अट्रैक्शन होते हैं सिंपली। तो जो मॉलिकुलर अट्रैक्शन होते हैं सिंपली लूज फोर्सेस होते हैं, वो तो क्या करते हैं, जो अमाउंट इनसे वाटर जो है बाउंड होता है तो क्या रूट जोन डेप्थ है वहाँ से क्या वाटर को एक्सट्रैक्ट कर लेती है। सिंपली जो हमारी रूट जोन डेप्थ है या रूट्स है प्लांट्स की, जो क्या करती है, जो लूज बाउंड, जो लूज जो क्या होते हैं, लूज जो हमारे पास है, क्या कहते हैं, लूज कह सकते हैं या फिर सिंपली कर सकते हैं कि जो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन से जो हमारे पास जो वाटर मॉलिक्यूल से बाउंड है उसको क्या एक्सट्रैक्ट कर लेती है प्लांट्स। तो वो मॉइस्चर जो प्लांट्स के द्वारा एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है उसको बोला जाता है अवेलेबल मॉइस्चर। सिंपली उसको कह सकते हैं कि अवेलेबल मॉइस्चर। किस तरीके से, रूट जोन डेप्थ में भी हम इसको, ये जो हमारे पास है इसको टू टाइप से डिफाइन कर देते हैं। इसको यहाँ ही डिफाइन, ये होता है अवेलेबल मॉइस्चर, या फिर इसको कह सकते हैं मॉलिकुलर अट्रैक्शन से जो फोर्सेस बंधे हुए होते हैं वही सिंपल से हमारे पास क्या रहता है, अवेलेबल मॉइस्चर। एम से हमने डिनोट कर दिया अवेलेबल मॉइस्चर। अवेलेबल मॉइस्चर का क्या मतलब है, सिंपली हमारे पास एक मॉइस्चर कंटेंट ऐसा होता है कि जो रूट जोन डेप्थ है, हमारी जो रूट्स है वो क्या इजीली तरीके से वाटर को एक्सट्रैक्ट कर लेती है। जो कि वाटर इजीली तरीके से एक्सट्रैक्ट हो जाता है वो क्या होता है, सिंपली लूज फोर्सेज या फिर जो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन से ही क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स बाउंड होते हैं तो इजीली तरीके से एक्सट्रैक्ट कर लिए जाते हैं, उसको कहा जाता है अवेलेबल मॉइस्चर। ओके, सिंपली जो क्या होता है अवेलेबल हो जाए प्लांट्स के लिए या प्लांट्स की जो ग्रोथ के लिए अवेलेबल हो जाए। नेक्स्ट जो हमारा पता होता है नॉन अवेलेबल मॉइस्चर। ये नॉन अवेलेबल मॉइस्चर इसी जोन्स का पार्ट है, बट ये क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड से क्या होता है, स्ट्रांगली जो केमिकल्स बॉन्ड्स होते हैं उससे बाउंड होता है। तो क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं, रूट्स होती है, वो इजीली इस वाटर को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाती, इजीली तरीके से उसको क्या करती है, अपने आप की जो अपनी ग्रोथ के लिए क्या होता है यूज़ नहीं कर पाती है। तो उसको बोला जाता है नॉन अवेलेबल मॉइस्चर। ये क्या होता है, केमिकल फोर्सेस से क्या होता है, बाउंड्स होते हैं। तो सिंपली हमारे पास ये मतलब एक तो ग्रेविटी वाटर तो चला ही गया, वो तो किसी तरह का यूज़ रहा ही नहीं है। फिर इस जोन में अगर हम बात करते हैं कैपिलरी जोन में, मोस्ट ऑफ वाटर क्या होता है कैपिलरी जोन में ही होता है। कैपिलरी जोन में भी दो तरह के वाटर्स हैं, दो तरह का जोन हमारे पास अवेलेबल है। एक तरह में अवेलेबल मॉइस्चर सिंपली क्या होता है, ये ईजिली तरीके से अवेलेबल हो जाते हैं रूट्स की ग्रोथ के लिए, बट और एक होते हैं जो केमिकल फोर्सेस से या फिर स्ट्रांगली बॉन्डेड क्या होता है, स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं। ये क्या होता है, प्लांट्स के जो प्लांट्स होते हैं ईजिली तरीके से उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते इस वाटर को, सिंपली इसको होता है नॉन अवेलेबल मॉइस्चर। ओके, ये पोर्शन इसी का ही पोर्शन है, कैपिलरी जोन के ही पोर्शन होते हैं ये। ओके, ये हमारे पास कह सकते हैं जो अवेलेबल हमारे पास मॉइस्चर है, अवेलेबल हमारे पास जो मॉइस्चर कह सकते हैं, अवेलेबल जो वाटर है उसको क्या है, ये हमारे पास सिंपली कैपिलरी, इसको वाटर बोल देते हैं, सिंपली कैपिलरी वाटर। क्या कैपिलरी के थ्रू हमारे पास एक्शन में। नॉन अवेलेबल मॉइस्चर जो हमारे पास है, जो कि सिंपली क्या है, स्ट्रांगली क्या है, बाउंडेड है, स्ट्रांगली क्या है, फोर्सेस से बाउंडेड है, उसको बोला जाता है हाइग्रोस्कोपिक वाटर। हाइग्रोस्कोपिक वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर मतलब कि जो सॉइल मॉइस्चर है वो क्या है, उसकी जो थिन सरफेस है उसमें क्या है, स्ट्रांगली बॉन्डेड होता है,
सॉइल पार्टिकल के ऊपर क्या था मॉइस्चर, तो वही सॉइल मॉइस्चर होता है। तो जो सॉइल मॉइस्चर की जो मॉइस्चर की जो थिन लेयर होती है पार्टिकल्स के ऊपर, वो क्या होती है स्ट्रांगली केमिकल फोर्सेस से क्या बाउंड होती है, तो आसानी से वो क्या वाटर एक्सट्रैक्ट नहीं हो पाता इजीली तरीके से, इसलिए इनको बोला जाता है हाइग्रोस्कोपिक वाटर या फिर नॉन अवेलेबल मॉइस्चर। ओके, ये हमारे पास सिंपली कुछ डेफिनेशंस किस तरीके से हमारे पास हाइग्रोस्कोपिक वाटर किस तरीके से इसको डिफाइन किया गया है नंबर ऑफ डिफरेंट जोन्स में। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसी में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है डेफिनेशन है वो है, इसको चलिए फील्ड कैपेसिटी फील्ड कैपेसिटी, तो ये क्या है फील्ड कैपेसिटी, सिंपली फील्ड की कैपेसिटी अब क्या अमाउंट को जो मॉइस्चर को होल्ड करने की कैपेसिटी ऑफ द सॉइल आफ्टर द ग्रेविटी वाटर, उसी को कहा जाता है फील्ड कैपेसिटी। कि हमारे पास जो आफ्टर ग्रेविटी वाटर जो हमारे पास ग्रेविटी के थ्रू जो वाटर क्या हो गया ड्रेन हो गया हमारे, उसके बाद में जो अमाउंट ऑफ पोर्शन सॉइल ने क्या किया अगेंस्ट द ग्रेविटी होल्ड कर लिया, उसको कहते हैं फील्ड कैपेसिटी। सिंपली इट इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर, सिंपली अगर इसको लिखना चाहें it is the moisture content or water content which is held by hold या held so it is the moisture content which is held by soil against the gravity action known as field capacity of soil। सिंपली हमारे पास फील्ड कैपेसिटी ऑफ सॉइल ये हमारे पास क्या है। अब हमने बताया कि इसकी कभी जो इसमें भी कुछ पोर्शन ऑफ वाटर क्या होता है इजीली तरीके से क्या एक्सट्रैक्ट नहीं हो पाता है, कुछ क्या स्ट्रांगली बाउंडेड होता है, तो उसको डिफाइन किया हुआ है, उसको डिफाइन करते हैं हम परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है PWP, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। फील्ड कैपेसिटी को F.C। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट क्या है कि अमाउंट ऑफ ये मॉइस्चर वो कंटेंट ये अमाउंट ऑफ वाटर है वो है जो कि रूट्स जो प्लांट्स होती है वो इजीली तरीके से वाटर को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाती है। ओके, तो ये कौन सा प्लांट्स है जो हमारे पास स्ट्रांगली बाउंडेड जो वाटर है वो है ये हमारा परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। तो ये हमारे पास सिंपली वो वाटर इट इज़ द मॉइस्चर कंटेंट विच इज़ नॉट अवेलेबल फॉर द रूट जोन्स। It is the moisture content which is not available for the plants known as परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। ओके, विल्टिंग का मतलब होता है ड्राई होना। विल्टिंग का जो मतलब होता है इंग्लिश वर्ड्स में ये इसका मतलब होता है ड्राई, मतलब अगर वाटर जो हमारा है अगर सपोज हमारे का जो रूट जोन में कुछ वाटर लेवल है, अगर वाटर लेवल परमानेंट विल्टिंग पॉइंट को अचीव कर जाता है तो उसमें जो बाद में तो क्या है परमानेंट लेवल पे आ गया परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पर। अब क्या वाटर इससे क्या होगा हमारी जो रूट जोन डेप्थ है वो क्या वाटर को इजीली तरीके से एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। तो जैसे इस लेवल पे वाटर पहुंच जाता है हमें इरिगेशन की क्या कर देना चाहिए। इरिगेशन जैसे करेंगे तो हमारे पास वापस से क्या फील्ड कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। अदरवाइज क्या होगा जैसे ही इसको रीच किया
और हमने वाटर अवेलेबल नहीं है, ईजी तरीके से वाटर क्या होगा, आप रूट्स के लिए मतलब प्लांट्स क्या है, ईजी तरीके से वाटर एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। अगर वाटर एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएगी तो वहाँ पे यील्ड अफेक्ट हो जाएगी, उसकी यील्ड अफेक्ट हो जाएगी। तो ये हमारे पास परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। अब देखिए यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट इस चैप्टर में एक छोटा सा टाइमलाइन ग्राफ, ये हम हमेशा ड्रॉ करेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट टाइमलाइन ग्राफ है, ये ड्रॉ गया टाइम एंड मॉइस्चर कंटेंट में। सिंपली एक ड्रॉ है। तो ये जो हमारे पास लेवल है, ये हमारी फील्ड कैपेसिटी का लेवल है, ये हमारा लेवल परमानेंट विल्टिंग पॉइंट का लेवल है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, field capacity permanent wilting point, and difference between field capacity permanent wilting point is known as available moisture, available moisture, available moisture या available water कुछ भी कह सकते हो। इसको जनरली शो करते हैं AW या AM से शो कर दीजिए किस भी। ओके, दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे याद रखिए ये फील्ड कैपेसिटी है हमारी, ये हमारा परमानेंट फिल्टिंग पॉइंट है, और डिफरेंस बिटवीन बोथ दिस लेवल इज नोन एज अवेलेबल वाटर या अवेलेबल मॉइस्चर। तो दिस इज द जो हमारे पास अवेलेबल वाटर है या अवेलेबल मॉइस्चर है, यही क्या है हमारे पास स्टोर है, किसके लिए, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। और इसमें भी क्या होता है, हमने बताया था कि क्या होता है कि वाटर क्या है इजीली तरीके से कुछ लेवल पे एक्सट्रैक्ट नहीं हो पाता है। इसको डिफाइन किया जाता है लेवल को, वे भी क्या करते हैं हमने, रीडली अवेलेबल मॉइस्चर, इसको कहते हैं रीडली अवेलेबल मॉइस्चर, रीडली अवेलेबल मॉइस्चर RM, रीडली अवेलेबल मॉइस्चर। ये जो मॉइस्चर है इजीली तरीके से एक्सट्रैक्ट हो जाता है, प्लांट्स क्या करते हैं इजीली तरीके से उसको एक्सट्रैक्ट कर लेती है। बट ये जो मॉइस्चर है नॉन, इसके अनदर पोर्शन इसका ये कहा जाता है नॉन रीडली अवेलेबल मॉइस्चर। ये भी क्या मॉइस्चर अवेलेबल है सॉइल के लिए, प्लांट्स के लिए, बट इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या प्लांट्स को ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। ठीक है, नॉन रीडली मतलब इजीली तरीके से हमारे पास ये अवेलेबल मॉइस्चर नहीं, नॉन रीडली अवेलेबल मॉइस्चर, तो दिस इज कॉल्ड एज नॉन रीडली अवेलेबल मॉइस्चर, NaRM। तो देखिए हो क्या रहा है यहाँ पर हमारे पास, ये तो हमने क्या है मॉइस्चर कंटेंट और टाइम के बीच में एक छोटा सा एक ग्राफ हमने समझने के लिए ड्रॉ किया है, परमानेंट फिल्डिंग कैपेसिटी। अब हमारे पास जो रूट जोन डेप्थ है, हमारे पास क्या रूट्स जो हमारे प्लांट्स है, रूट जोन डेप्थ हमारे पास जो वाटर, उसके लिए वाटर अवेलेबल कौन सा है, ये अवेलेबल वाटर उसके लिए, ताकि वो क्या वाटर इजीली तरीके से एक्सट्रैक्ट कर सकती है। जो वाटर उसके लिए प्लांट्स की ग्रोथ के लिए अवेलेबल है एक्चुअल में सॉइल में, वो ये वाला वाटर है। डिफरेंस बिटवीन फील्ड कैपेसिटी एंड परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। और इसमें भी एक ऐसा वाटर है, एक लेवल ऐसा है कि वहाँ से तो रूट्स क्या है इजीली तरीके से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। हमारे पास क्या है कोई एफर्ट लगाना नहीं पड़ेगा, ज़्यादा एफर्ट लगाना, इजीली तरीके से सीमली तरीके से उस वाटर को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। बट कुछ अमाउंट ऑफ पोर्शन ऐसा है कि उसको थोड़ा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, कुछ अमाउंट ऑफ क्या है फोर्स हमें अप्लाई करना पड़ेगा उस वाटर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तो उसको कहा जाता है नॉन रीडली अवेलेबल मॉइस्चर। नाउ फिर इस चीज़ को लिए इसी को हम क्या करते हैं इजी तरीके से और ड्रॉ कर लिया जाता है। किस तरीके से कि हमने प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए कि हमारे पास इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट ना हो, हम क्या करते हैं, ये हमारा फील्ड कैपेसिटी है, ये हमारा परमानेंट फिल्टिंग पॉइंट हो गया, ये अवेलेबल मॉइस्चर हो गया, और ये हमारे पास लेवल, ये हमारे पास परमानेंट फिल्टिंग पॉइंट, फील्ड कैपेसिटी, दिस इज अवेलेबल मॉइस्चर, अवेलेबल मॉइस्चर।
अब इसमें एक और लेवल हमने ऐड किया है, हमने प्रैक्टिकली पर्पसेस के लिए हमने एक लेवल ऐड कर दिया, इसको बोला जाता है ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट एक ऐसा लेवल है कि हमें ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि जैसे ही अमाउंट ऑफ लेवल या अमाउंट ऑफ वाटर लेवल अगर ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट से नीचे चला जाता है तो हमें इरिगेशन अप्लाई कर देना चाहिए। किस तरीके इरिगेशन अप्लाई कर देना चाहिए, मतलब ये कंजप्टिव यूज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, कंजप्टिव यूज़ ऑफ वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि हमने बताया था, जो लास्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था कि जैसे ही वाटर 50% से नीचे चल जाता है हम क्या करते हैं, इरिगेशन अप्लाई कर देते हैं। मतलब वो एक लेवल को डिफाइन कर रहा है कि जैसे ही हमने 50% से नीचे चला गया हमने इरिगेशन अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर भी वैसे ही ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट एक ऐसा लेवल है ये कि जैसे ही वाटर लेवल इससे नीचे आ गया तो हमें क्या कर देना है, इरिगेशन अप्लाई कर देना है, अप्लाई कर देना है। तो जहाँ पर हम इरिगेशन अप्लाई कर देते हैं उसको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन का मतलब क्या है यहाँ पर वो समझिए। सपोज हमारे पास कोई क्रॉप्स है, फील्ड है हमारे पास, वहाँ पर क्रॉप्स का प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमने अप्लाई कर क्रॉपिंग की या सोइंग स्टार्ट कर दी, क्रॉपिंग की सोइंग स्टार्ट कर दी, हमने फर्स्ट वाटर अप्लाई कर दिया, फर्स्ट वाटर अप्लाई कर दिया। अब वाटर क्या, जो वाटर डेप्थ हमने अप्लाई किया है तो प्लांट्स क्या करेंगे, उसको यूज़ करेंगे, तो उसको बोलते हैं कंजप्टिव यूज़। तो कंजप्टिव यूज़ क्या होता है, धीरे धीरे क्या है, प्लांट्स जो हमने सपोज 10 सेंटीमीटर डेप्थ अप्लाई किया हुआ है, वाटर अप्लाई किया स्टार्टिंग में, वो 10 सेंटीमीटर डेप्थ क्या होगा, जैसे जैसे टाइम प्रोग्रेस होगा वो रिड्यूस होता जाएगा। क्या होता है, रिड्यूस होता जाएगा। अब 10 सेंटीमीटर रिड्यूस हो गया, सपोज हमने क्या किया कि एक लेवल डिफाइन कर दिया उसमें 10 सेंटीमीटर में कि जैसे ही 5 सेंटीमीटर रिड्यूस हुआ हम वापस से उसको फिल कर देंगे, वापस से उसको 10 सेंटीमीटर पे लेके आ जाएंगे। तो ये क्या हुआ, हमने इरिगेशन अप्लाई कर दिया, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन। अब कितने दिनों बाद अप्लाई किया, कितने दिनों बाद हम इसको देखते हैं, उसी को बोला जाता है फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन, कि हमें कितने दिनों बाद हम उस इरिगेशन को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे कि वाटर लेवल जो रिड्यूस हो गया है उसको फिलअप करने के लिए। वो हम आगे डिस्कस करेंगे, इसको और तरीके से अच्छे से डिफाइन कर देंगे। तो यहाँ तक तो हम ये देखिए कि OMC है क्या, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट लेवल एक ऐसा लेवल है कि जैसे ही इसके नीचे वाटर लेवल चला जाता है वहाँ पर हम क्या करते हैं, इरिगेशन स्टार्ट कर देते हैं। ओके, यहाँ पर ओके। तो ये तो हमारे पास से स्मॉल स्मॉल डेफिनेशंस थी। अब एक टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट जो है हमारे पास रिलेशन है, जो इंपॉर्टेंट रिलेशन है वो है फील्ड कैपेसिटी का रिलेशन। फील्ड कैपेसिटी एंड जो रूट जोन में जो डेप्थ का रिलेशन है वो किस तरीके से, डेप्थ ऑफ वाटर और फील्ड कैपेसिटी में किस तरह का रिलेशन है, उस रिलेशन को हम डिस्कस करें, उस रिलेशन को ड्राइव करते हैं। चलिए अनदर पेज, हमने एक सॉइल का सैंपल, एक सैंपल सॉइल हमने लिया। सपोज हमारे पास कोई एक ये गाइस सॉइल सैंपल है हमारे पास एक है। इस सॉइल सैंपल में इसकी जो विड्थ है वो हमने 1 अज्यूम कर ली, जो उसकी क्या हमारे पास लेंथ है हमने 1 अज्यूम कर लिया, और हमारे पास ये टोटल उसकी जो डेप्थ है वो D डेप्थ है। दिस इज द डेप्थ ऑफ सॉइल सैंपल की बात करें सिंपली यहाँ पर हम, तो ये क्या है, सॉइल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सॉइल की डेप्थ है, सॉइल की डेप्थ, टोटल डेप्थ, और इसमें कुछ अमाउंट ऑफ वाटर क्या स्टोर किया हुआ है। तो कुछ अमाउंट ऑफ वाटर स्टोर जो किया हुआ है वो अज्यूम कर रहे हैं हम डेप्थ, उसको बोलते हैं डेप्थ ऑफ वाटर। ओके, इसको बोल दीजिए डेप्थ ऑफ वाटर। ओके, कि सिंपली हमने क्या है, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर स्टोर कर लिया, इसको ऊपर ये जो हमने वाटर स्टोर किया है उसको बोल दीजिए डेप्थ ऑफ वाटर। एक सॉइल सैंपल है जिसकी टोटल हाइट, जो टोटल डेप्थ है वो D है, सॉइल सैंपल की डेप्थ D है, और कुछ अमाउंट ऑफ वाटर हमने स्टोर करवा दिया, जो वाटर अमाउंट ऑफ वाटर डेप्थ है वो DW है। अब हम रिलेशन क्या है एस्टेब्लिश करना चाहते हैं किसके बीच में, जो डेप्थ ऑफ वाटर है एंड फील्ड कैपेसिटी के बीच में। अब वो किस तरीके से होगा वो देखिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास क्या था, हमने यहाँ पर दिखा दिया कि डेप्थ ऑफ वाटर
हो गया। तो हम यहाँ से किस तरीके से वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर की और वॉल्यूम ऑफ सॉइल की। सबसे पहले देखिए डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है, हमने सॉइल में पढ़ा होगा डिग्री ऑफ सैचुरेशन। डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर विच इज स्टोर्ड इन द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। डिग्री ऑफ सैचुरेशन, अब हमने क्या किया है फील्ड कैपेसिटी में हम क्या करते हैं वाटर को अप्लाई कर देते हैं। तो जब हमने वाटर अप्लाई किया हुआ है तो हमारी जो टोटल सॉइल है वो क्या है सैचुरेशन कंडीशन में। तो टोटल सैचुरेशन कंडीशन में है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1। यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ वाटर विच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है। तो ये हमारे पास इसको बोल दीजिए इक्वेशन 1। वॉल्यूम ऑफ वाटर अगर हम कैलकुलेट करें यहाँ से सैंपल से, वॉल्यूम ऑफ वाटर किस तरीके से कैलकुलेट होगा वॉल्यूम ऑफ वाटर। वॉल्यूम ऑफ वाटर को किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जस्ट जो सॉइल सैंपल का वॉल्यूम है हमका अगर देखें तो 1 इंटू DW सिंपली वॉल्यूम ऑफ वाटर को अगर हम कैलकुलेट करें VW यहाँ से देखें तो कितना अमाउंट ऑफ वाटर हमारे पास स्टोर हुआ है। हम क्या 1 यूनिट विड्थ 1 यूनिट लेंथ और DW डेप्थ अज्यूम कर रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉइल या वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स को कह सकते हैं। ये क्या हो गया 1 इंटू कैपिटल D हो गया स्मॉल d। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सॉइल। एंड फील्ड कैपेसिटी, अब आ जाइए फील्ड कैपेसिटी किस तरीके से हमने डिफाइन किया था। इट इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर विच इज़ हेल्ड बाय द सॉइल आफ्टर द ग्रेविटी वाटर, या फिर इसको जो इनको रिप्रेजेंट करता है, इसको जिस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है वो है इट इज़ द रेशियो ऑफ, और इसकी जो अनदर डेफिनेशन इट इज़ द रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर विच इज़ हेल्ड बाय द which is held in the soil by the gravity action divided by the weight of soil solids. Weight of soil solids. Okay, simply it is field capacity is given by the weight of water which is held in the soil against the gravity action to the weight of soil solids. तो soil solids में तो क्या weight of water जो है क्या होगा हमारे पास स्टोर होगा। तो यहाँ से हम फील्ड कैपेसिटी को डिफाइन करते हैं। तो अगर यहाँ पे फील्ड कैपेसिटी वेट ऑफ वाटर क्या होता है यूनिट वेट ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाय जस्ट वॉल्यूम। वेट किस तरीके से निकाला जाता है, ये यहाँ पर वेट की बात की जा रही है। गामा W इट इज़ द यूनिट वेट ऑफ वाटर। यूनिट वेट ऑफ वाटर इसकी यूनिट होती है किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में। यूनिट वेट की जो हमारे पास ये सॉइल में हम डिस्कस करते हैं कि गामा W मल्टीप्लाई कर दीजिए वॉल्यूम की यूनिट से, वॉल्यूम ऑफ वाटर से। वॉल्यूम ऑफ वाटर से अगर वॉल्यूम की क्या यूनिट होती है मीटर क्यूब, अगर मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास किलो न्यूटन इट इज़ द यूनिट ऑफ वेट। तो यहाँ से हमारे पास वेट ऑफ वाटर हमारे पास कैलकुलेट हो गया। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या ये वॉल्यूम ऑफ वाटर समझ लीजिए सिंपली। डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स। वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स का मतलब क्या है वेट ऑफ ड्राई सॉइल। सिंपली हमारे पास अगर डिस्कस करें तो वेट ऑफ ड्राई सॉइल, वेट ऑफ ड्राई सॉइल क्या होता है यहाँ पर भी अगेन अगर हम वेट ऑफ ड्राई सॉइल यहाँ पर इसको लिखना चाहें पहले तो यहाँ पर लिख दीजिए एक बार। वेट ऑफ ड्राई सॉइल भी कह सकते हैं ड्राई सॉइल। वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स का क्या मतलब है वेट ऑफ ड्राई सॉइल, और वेट ऑफ ड्राई सॉइल क्या हमारे पास क्या है यूनिट वेट ऑफ सॉइल मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सॉइल। सिंपली कह सकते हैं सिंपली। तो यहाँ पर हमारे पास ये तो आ गया गामा W इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर। वॉल्यूम ऑफ वाटर हमारे पास क्या था कैलकुलेट किया था हमने 1 इंटू DW। तो यहाँ से सिंपली DW डिवाइडेड बाय
डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ सॉइल, जो हमारे पास यूनिट वेट ऑफ सॉइल, जो हमारा ड्राई सॉइल की हम बात करते हैं, यूनिट वेट ऑफ ड्राई सॉइल जस्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए गामा ड्राई, एंड वॉल्यूम ऑफ सॉइल, वॉल्यूम ऑफ सॉइल हमने कैलकुलेट किया था अभी 1 × डी, यहाँ पर डी, ये हमारे पास फील्ड कैपेसिटी। तो हमारे पास एक रिलेशन बन गया, किसमें हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, डेप्थ ऑफ वाटर में रिलेशन, तो ये हमारे पास कैलकुलेशन क्या आ जाएगी, अगर डेप्थ ऑफ वाटर इज इक्वल टू फील्ड कैपेसिटी गामा ड्राई, जस्ट को उधर ले गए हम, डिवाइडेड बाय गामा डब्ल्यू एंड फील्ड कैपेसिटी। सिर्फ रीअरेंज किया इक्वेशन को कि डेप्थ ऑफ वाटर और किसके फील्ड कैपेसिटी के बीच में रिलेशन, तो ये सिंपल एक रिलेशन हो गया, एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशंस इन सॉइल मॉइस्चर, सॉइल मॉइस्चर के केसेस में जो हमारे पास इट इज़ द रिलेशन बिटवीन द सॉइल मॉइस्चर एंड डेप्थ ऑफ वाटर के बीच में रिलेशन है। ये फील्ड कैपेसिटी क्या है, एक सॉइल की कैपेसिटी को, जो मॉइस्चर कंटेंट की जो कैपेसिटी इन द सॉइल उसको रिप्रेजेंट करता है, एंड डेप्थ ऑफ वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है सिंपली। तो ये हमारे पास एक हो गया। ओके, नाउ अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, यहाँ पर हमारे पास क्या था, डेप्थ ऑफ वाटर इन डी, इट इज डी एंड डी इज द डेप्थ ऑफ सॉइल। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर अगर हम डिस्कस करें इसी को, अगर हम लिखना चाहें, जैसे गामा वॉल्यूम के टर्म में ही हम लिख रहे हैं, गामा डब्ल्यू इंटू वी डब्ल्यू है हमारे पास, डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ सॉइल जो कि गामा ड्राई है, वॉल्यूम ऑफ सॉइल, इसको ऐसे ही लिख दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दीजिए। अब इक्वेशन 2 को वापस से हम यहाँ पे लिखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 फील्ड कैपेसिटी इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आता है टर्म, गामा डब्ल्यू इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय गामा ड्राई इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉइल। वॉल्यूम ऑफ वाटर हमने कैलकुलेट किया था फर्स्ट इक्वेशन में, फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन क्या था, वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। अगर गामा डब्ल्यू इंटू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स हमने पुट कर दिया फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 गामा ड्राई इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉइल, तो ये जो टर्म होता है, ये आपने सॉइल इसमें क्या होगा डिस्कस किया होगा, फर्स्ट चैप्टर में ही हम डिस्कस करते हैं, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ये क्या होता है, पोरोसिटी, पोरोसिटी को डिनोट करता है ये। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, इट्स नॉन एज वॉइड रेशियो। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल, टोटल सॉइल, अगर टोटल सॉइल की बात करते हैं तो पोरोसिटी, सॉलिड्स की बात करते हैं तो वॉइड रेशियो। यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल इसकी डिनोट करेंगे पोरोसिटी। तो यहाँ पर एक और रिलेशन हमारे पास जनरेट हुआ है, फील्ड कैपेसिटी इज इक्वल टू गामा डब्ल्यू अपॉन गामा डी, यहाँ पर पोरोसिटी। These are the relation between the soil moisture and जो हमारे पास वैल्यूज है, वैल्यूज की रिलेशन। ठीक है, चलिए ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ये याद रखिएगा। These are the important concept और important formulas are there। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको एक बताया था ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट बीच में, और मॉइस्चर कंटेंट की जो हमारे पास हमने कर्व ड्रॉ किया था।
कि ये तो क्या कर रहा है, फील्ड कैपेसिटी को डिनोट कर रहा है। और ये हमारा मॉइस्चर कंटेंट, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट की लाइन बनी। और हमारा जो अनदर पोर्शन है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट एंड अनदर वो हम यहाँ पे भी शो नहीं कर रहे हैं। ये हमारे पास है मॉइस्चर कंटेंट, ये हमारा टाइम हो गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्या हो रहा है। ये फील्ड कैपेसिटी है, ये हमारा ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट लेवल है, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट लेवल। ठीक है, चलिए अब इनिशियल कंडीशन में क्या होगा। इनिशियल कंडीशन में क्या होगा, जैसे हमारे प्लांट से रूट जोन हमने क्या फील्ड पर वाटर अप्लाई किया हुआ है, फील्ड पर ऑलरेडी वाटर अप्लाई किया है, मतलब जो हमारे पास टोटल अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल मॉइस्चर है वो फील्ड कैपेसिटी तक है। यहाँ पर हमारे पास इनिशियली अमाउंट मॉइस्चर कंटेंट यहाँ पर फील्ड कैपेसिटी तक। अब क्या कर दिया, प्लांट्स ने अपने वाटर को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, उसके कंजम्पटिव यूज़ स्टार्ट कर दिया। वाटर ने अपनी ग्रोथ के लिए वाटर का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, तो वाटर क्या होगा, धीरे 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 डिक्रीज होने लग जाएगा। वाटर क्या होने लग जाएगा, स्लोली स्लोली डिक्रीज होने लग जाएगा। वाटर क्या होगा, स्लोली स्लोली डिक्रीज होगा, क्योंकि वाटर ने क्या किया, वो क्या ग्रो अपनी प्लांट्स ने क्या किया, अपनी ग्रोथ के लिए वाटर का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। तो जैसे ही इस लेवल पे आ गया, किस पे, ऑप्टिमम मॉइस्चर लेवल पे, किस पे, ऑप्टिमम मॉइस्चर लेवल पे। तो हमने क्या कहा था कि जैसे ही वाटर अगर इस लेवल पे आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, इरीगेशन स्टार्ट कर देते हैं, वापस इरीगेशन स्टार्ट कर देते हैं, मतलब वाटर हम वापस से प्रोवाइड कर देते हैं। मतलब जैसे ही हमारे पास इस लेवल पे वाटर आ गया तो हमने क्या कर दिया, वाटर वापस से हमने इस लेवल को, इतना अमाउंट ऑफ वाटर हमने क्या किया, वापस से प्रोवाइड करवा दिया। अगेन फील्ड जो वाटर प्रोवाइड करवा दिया, इरिगेशन प्रोवाइड कर दिया, उस लेवल को वापस से फील्ड कैपेसिटी तक लेकर आ गए। अगेन हमने फिर वापस से प्लांट्स ने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया इस लेवल तक, बट हमने अगेन वाटर को क्या किया, इरिगेशन करवा दिया, इरिगेशन करके वापस से हमने इस लेवल तक वाटर को जो कैपेसिटी थी उसको इंक्रीज़ करवा दी। इसी तरीके से यह प्रोसेस चलता रहता है, कब तक, उसके थ्रू आउट द क्रॉप पीरियड है, क्रॉप पीरियड तक ये प्रोसेस चलता रहता है। इसको क्या बोलते हैं, मॉइस्चर डिप्लीशन कर्व, मॉइस्चर डिप्लीशन कर्व, मॉइस्चर डिप्लीशन कर्व। क्या हो रहा है, मॉइस्चर रिड्यूस होता रहा। अब यहाँ पर ये है क्या, मॉइस्चर डिप्लीट हुआ, हमने इरीगेट करवा दिया, मॉइस्चर डिप्लीट हुआ, इरीगेट कर दिया, इरीगेट करवा दिया। ये क्या, टाइम, मोस्टली ये जो टाइम होता है डेज में मेजर किया जाता है। ये टाइम डेज में, तो यहाँ पर हमने कितने डे के बाद में इरिगेशन क्या किया, प्रोवाइड किया, उसको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन। ये क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन। दिस इज नोन एज फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन का मतलब क्या है, सिंपली कि एक ऑप्टिमल लेवल तक वाटर क्या आ गया है, तो उसके बाद में कितने दिनों बाद या आफ्टर हाउ मेनी डेज वी हैव टू रिक्वायर द अगेन इरिगेशन। दिस इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन। सिंपली कितने दिनों बाद हमें वापस से वाटर प्रोवाइड करवाना है, उसकी बोला जाता है फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपली एक फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन का यूज आ गया। चलिए, ये एक सिंपल फॉर्मूला था। अब हमारे पास हमने जो डिस्कस किया था कि ये हमारे पास अगर कोई सपोज हमारे पास हमारे जो हमने डिस्कस किया था वाटर लेवल, ये सपोज हमारा फील्ड कैपेसिटी है, ये हमारे पास ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट लेवल है, ये हमारे पास परमानेंट विल्टिंग पॉइंट है, और ये हमारे पास इसका एंड पॉइंट है। तो इस जो हमारे पास जोन है, इस जोन में हम जो हमारी इक्वेशन है, जो हमने रिलेशन पढ़ा था डेप्थ ऑफ वाटर, इस तरीके से लिखेंगे उसको, गामा डी इंटू डी डिवाइडेड बाय गामा डब्ल्यू फील्ड कैपेसिटी माइनस ऑप्टिमम मॉइस्चर
कंटेंट। अगेन इसकी बात करें इस लेवल पे, अगेन डेप्थ ऑफ वाटर इज गिवन एज गामा डी इंटू डी डिवाइडेड बाय गामा डब्ल्यू। यहाँ पर हमें जो फील्ड कैपेसिटी को ही हमें क्या करना पड़ेगा, फील्ड कैपेसिटी ही यहाँ पर हमारे पास आएगा। फील्ड कैपेसिटी इसी में ही सारी वैल्यूज डिटेक्ट होगी, वो डिटेक्शन होगा। तो यहाँ पे PWP आ गया। अगर इसके लिए आप अगर वैल्यूज़ को लिखना चाहते हैं PWP से नीचे, तो दिस इज वैल्यू इज गामा डी इंटू डी फील्ड कैपेसिटी -0। यहाँ पर हमारे पास कोई वाटर अवेलेबल नहीं होगा सिंपली। दिस इज द इम्पॉर्टेंट चीज़, ये समझना इंपॉर्टेंट है किस तरीके से वैल्यूज लिखी जाती है। फील्ड कैपेसिटी माइनस ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट के में तो हमारे पर मॉइस्चर का जो डेप्थ है, रिक्वायर्ड जो डेप्थ है वो कितनी है, दिस वैल्यू इज गिवन बाय दिस वैल्यू। चलिए इसमें एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देन इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। इस चैप्टर में अभी एक और टॉपिक बचा हुआ है, उसको भी हम कवर करेंगे। पहले इसको इस पे एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। इस पे जो न्यूमेरिकल्स है कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। दिस इज द जो हमारे पास जो फील्ड कैपेसिटी का फॉर्मूला है, फील्ड कैपेसिटी एक इंपॉर्टेंट है। एक फील्ड कैपेसिटी का किस तरीके से डेरिवेशन करते हैं, सिंपल छोटा सा डेरिवेशन है वो, एक कॉन्सेप्चुअल डेरिवेशन है वो। नाउ फॉर्मूला इस पे क्वेश्चंस किस तरह के सॉल्व किए जाते हैं, क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं पेपर्स में। क्वेश्चन देखिए, आफ्टर हाउ मेनी डेज will you supply water to the soil in order to assure sufficient irrigation for the given crop field, capacity of soil for the given crop field, for the given crop। यहाँ पर इसको स्टॉप कर दीजिए। फील्ड कैपेसिटी ऑफ सॉइल गिवन की हुई है। फील्ड कैपेसिटी ऑफ सॉइल is 28%. Permanent wilting point of soil is 13%. Dry density of soil is 1.3 gram per cc. Effective depth of root zone is 70 centimeter. Consumptive use of water by the crop is 12 mm per day. Assume readily available moisture is 80% of the available water. Calculate frequency of irrigation.
इस क्वेश्चन को देखिए, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। आफ्टर हाउ मेनी डेज विल यू सप्लाई द वाटर, अगेन हम इसे ही पूछ रहा है। हमने अभी डिस्कस किया था फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन का मतलब ही क्या है कि हम कितने दिनों बाद हम वाटर को अप्लाई करें ताकि हमारी जो क्रॉप है वो क्या सेफ रह सकते, उसकी यील्ड जो है हमें सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल हो। इन ऑर्डर टू एंश्योर द सफिशिएंट इरिगेशन फॉर द गिवन क्रॉप, फील्ड कैपेसिटी हमारे पास गिवन की हुई है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट गिवन किया हुआ है, ड्राई डेंसिटी इज गिवन, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ फूड जोन इज गिवन, ऑल द वैल्यूज आर गिवन। कैलकुलेट करना है फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन, किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं आ जाइए। हमेशा इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस अगर पूछे जाते हैं तो वहाँ पर हमेशा सबसे पहले हमारे पास जो है वो है टाइम मॉइस्चर कंटेंट का एक जो छोटा सा हमारे पास हमने बताया था प्लॉट, उस प्लॉट को प्लॉट कर लीजिए, ये क्या बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू जो गिवन की हुई है फील्ड कैपेसिटी की वैल्यू, फील्ड कैपेसिटी हमारे पास गिवन है 28%, परमानेंट फिल्टिंग पॉइंट ये गिवन किया हुआ है 13%, दिस इज 13%, ओके। एंड डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम इज नोन एज अवेलेबल वाटर। डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम कितना है 28 माइनस 13, दिस वैल्यू विल कम 15%। तो 15% हमारे पास अवेलेबल वाटर है। नॉन रेडी अवेलेबल मॉइस्चर क्या क्या है 80% ऑफ दिस वैल्यू इज नॉन, दिस इज आरएम, आरएम मतलब नॉन रेडली अवेलेबल मॉइस्चर। यहाँ पे हमारे पास ये इसका 80% यहाँ पर कहीं हो जाएगा, दिस इज readily अवेलेबल मॉइस्चर। कितना हो गया 80% ऑफ अवेलेबल वाटर, 80% ऑफ अवेलेबल वाटर मीन्स 0.8 को हम किससे 15 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर सिंपली 12 ही आएगा, 12 ही आएगा। चलिए ये हमारे पास क्या होगा रीडली अवेलेबल मॉइस्चर मीन्स वाटर क्या है इजीली तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। मतलब ये क्या है लेवल कौन सा डिफाइंड हो गया हमारे पास ऑप्टिमम, दिस इज ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट का जो एक लेवल है जो हमारे पास क्या से इरिगेशन वापस से कर देना है, यहाँ पे जैसे वाटर से नीचे जाएगा इरिगेशन अप्लाई कर देना। तो दिस इज द रीडली अवेलेबल मॉइस्चर हमारे पास मिल गया है 12%। तो यहाँ से हमारे पास एक चीज़ है सिंपली हमारे पास वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर ली, ओके। तो ये दिस इज द इंपॉर्टेंट डायग्राम, यहाँ पर से एक वापस से समझ लिया क्योंकि यहाँ से अगर ये बन गया ना, अगर ये डायग्राम बन गया ना अच्छे से और क्लियरिटी तरीके से तो क्वेश्चन ही सॉल्व है। सिंपली यही चीज़ है यहाँ पर फील्ड कैपेसिटी परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट इज गिवन, डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम इज नोन एज अवेलेबल वाटर। तो अवेलेबल वाटर हमारे पास 15% हो गया। नाउ इन्होंने कहा गया कि रीडली अवेलेबल मॉइस्चर इज अज्यूम रीडली अवेलेबल मॉइस्चर इज 80% ऑफ द अवेलेबल वाटर। तो रीडली अवेलेबल मॉइस्चर 80% ऑफ अवेलेबल वाटर हमारा 15 था, 0.8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 12%। परसेंट के टर्म में क्योंकि ये टर्म परसेंटेज में है, ये भी याद रखिएगा। तो आरएम हमारे पास आ गया आरएम जो कि रीडली अवेलेबल मॉइस्चर है। अब ये जो लेवल है ये क्या डिफाइन कर दिया इसने ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट को लेवल को डिफाइन कर दिया कि जैसे ही वाटर यहाँ से नीचे जाता है इस वाटर लेवल से नीचे जाता है तो हम क्या करते हैं इरिगेशन अप्लाई कर देते हैं। अब ये जो हमारे पास ये लेवल है ये कितने दिनों में नीचे जा रहा है वही हमें कैलकुलेट करना है कि कितने दिनों में ये वैल्यू जो मॉइस्चर कंटेंट है इसके नीचे चली जाती है ताकि हम क्या कर सकें कितने दिनों बाद इरिगेशन अप्लाई करें। तो ये हमारे पास इसमें कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ से हमारे पास हो गया सिंपली, तो यहाँ से हमारे पास कैलकुलेट कर सकते हैं डेप्थ ऑफ वाटर की किस तरीके से वैल्यू। डेप्थ ऑफ वाटर हमारे पास क्या होता है रिलेशन गामा ड्राई इंटू डी इज टू गामा डब्ल्यू फील्ड कैपेसिटी माइनस ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। सारी वैल्यूज हमें गिवन की हुई थी। गामा ड्राई की जो वैल्यूज थी वो वैल्यू गिवन की हुई थी 1.3,
ग्राम पर सीसी में ये वैल्यू गिवन की हुई थी। इवन जो डी है जो कि क्या है हमारे पास इफेक्टिव डेप्थ ऑफ रूट जोन है, इसकी वैल्यू गिवन की हुई थी 70 सेंटीमीटर। आई थिंक these values are given, effective depth of root zone 70 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय गामा डब्ल्यू। याद रखिएगा यहाँ पर वैल्यूज गिवन की हुई है 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर में, 1.3 ग्राम सेंटीमीटर परसेंट में गिवन की हुई है, तो वाटर की वैल्यूज होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। यहाँ पे ये यूनिट वेट है। यूनिट वेट होता क्या है? इट इज़ द मल्टीप्लीकेशन ऑफ जी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द पार्टिकल मल्टीप्लाई बाय ग्राम यूनिट वेट ऑफ वाटर। या फिर इसको ऐसे भी शो कर दीजिए आप, या हमारे पास g इंटू जो डेंसिटी ऑफ वाटर से भी हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर ये वैल्यू डेंसिटी के टर्म में है, तो ये वैल्यू डेंसिटी के टर्म में दी हुई है ग्राम पर सेंटीमीटर, तो यहाँ पर वैल्यू इसकी 1 हो जाएगी। फील्ड कैपेसिटी हमारे पास थी 28%, जस्ट कन्वर्ट कर दिए पॉइंट्स में। एंड ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे देखिए ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट का लेवल कौन सा कितना है, 28 इसका है, 12 ये है, तो 28 में से 12 अगर रिड्यूस कर दे तो कितना आ जाएगा, 28 माइनस 12 दिस इज 14%। OMC का हमारे पास क्या है लेवल 14%, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो इसलिए उन्होंने क्या रीडली अवेलेबल मॉइस्चर क्या हमें वैल्यू गिवन की भी थी, ताकि हम क्या कर सकते हैं OMC का लेवल कैलकुलेट करें। ये हमारे पास वैल्यू, ये हमारे पास टोटल डेप्थ ऑफ वाटर कितने आगे, टोटल डेप्थ ऑफ वाटर ये हमारे पास आ जाएगी 10.92। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 10.92 यहाँ पर डेप्थ ऑफ वाटर का क्या मतलब है कि इरिगेशन के थ्रू हमें क्या है इतना अमाउंट ऑफ वाटर हमें प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये अमाउंट ऑफ वाटर इरिगेशन के थ्रू प्रोवाइड करवा रहे हैं, लेकिन ये अमाउंट ऑफ वाटर 10.92 क्या कब तक यूज हो जाएगा, कितने दिनों में ये वाटर क्या होगा एम्प्टी हो जाएगा। मतलब हम क्या कर रहे हैं, सिंपली एक टैंक, सपोज एक एग्जांपल लीजिए, एक टैंक में हमने वाटर प्रोवाइड कर दिया, टैंक में हमने एक टैंक है वाटर प्रोवाइड कर दिया और वहाँ से एक नीचे उस पर एक टैप लगा हुआ है, तो उस टैप को हमने स्मॉल तरीके से खोल दिया। अब वो कितने दिनों में वो टैंक खाली हो जाएगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो टैंक की तो जो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर कितना अमाउंट ऑफ डेप्थ है 10.92, अब उसको हमने किस रेट से क्या किया हुआ है, ओपन किया हुआ है स्टेप को, वो क्या दिया हुआ है, मतलब कंजम्पटिव यूज ऑफ क्रॉप। कंजम्पटिव यूज ऑफ जो क्रॉप है वो हमें गिवन की हुई थी, क्या गिवन की हुई थी, कंजम्पटिव यूज ऑफ क्रॉप हमें वैल्यू जो गिवन की हुई थी वो थी 12 mm पर डे। मतलब वाटर किस रेट से यूज आ रहा है, 12 mm पर डे वाटर से यूज आ रहा है, मतलब पर डे 12 mm क्या रिड्यूस हो रहा है, 12 mm पर डे वाटर क्या हो रहा है, जो वाटर जो प्लांट्स है जो रूट्स है वो यूज कर रही है अपने ग्रोथ के लिए। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन का मतलब क्या हो गया हमारे पास, कि हमारे पास जो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर है वो कब हमें प्रोवाइड कब रिड्यूस हो जाएगा और हमें कितने दिनों बाद हमें वाटर हमें इरिगेट करना है। तो 10.92 सेंटीमीटर 12 mm पर डे, याद रखना ये mm में वैल्यू है, तो जस्ट इसको वैल्यू इसको mm में कन्वर्ट कर दीजिए 12 mm, तो ये वैल्यू हमारे पास किस में आ जाएगी, डेज में, mm कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, जब इसको कैलकुलेट करेंगे ये वैल्यू आ जाएगी 9.1 डेज, 9.1 डेज। तो हमारे क्या मतलब है 9.1 डेज के बाद में ये 9.1 डेज में ये टोटल अमाउंट ऑफ वाटर एम्प्टी हो जाएगा, मतलब 9.1 डेज के बाद में हमें क्या करना है, इरिगेशन अप्लाई कर देना है। याद रखिएगा यहाँ पर 9.1 डेज हमेशा हमें जो वैल्यू लिखनी है डेज की, 9.1 डेज में तो कुछ वैल्यू होती ही है, होल नंबर लेना है और होल नंबर हमेशा होना चाहिए, जो क्या होना चाहिए, होल नंबर हमेशा रिड्यूस वाला टर्म होना चाहिए। मतलब 9.1 डेज है तो 9 डेज में हमें अप्लाई कर देना है। सपोज यहाँ पर वैल्यू अगर इसको हम क्या करते हैं राउंड ऑफ करते हैं, अगर ये वैल्यू 9.1 की जगह सपोज हमारे पास ये वैल्यू 9.9 आती, 9.9 आती, अज्यूम कीजिए ये वैल्यू 9.9 आती, 9.1 की जगह 9.9 आती, तो भी हमें 9.9 डेज में ही फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन अप्लाई करनी है। क्यों, राउंड ऑफ जब हम करेंगे 9.9 डेज का मतलब है कि अगर आपने 9.9 डेज को 10 डेज में कन्वर्ट कर दिया तो मतलब 9.9 डेज और 10 डेज में कुछ 0.1 डेज का फर्क है। अगर 0.1 डेज में भी कुछ अमाउंट ऑफ वाटर क्या है
एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा रूट्स को। तो वाटर ही अवेलेबल 9.9 डेज में ख़त्म हो गया, तो 0.1 डेज में करेंगे क्या? तो वहाँ से वो जो फील्ड है, जो हमारी जो ईल्ड है क्रॉप की, वो क्या अफेक्टेड हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, 9.9 डेज को 9 डेज में डायरेक्टली हम क्या करेंगे, पहले ही वाटर अप्लाई कर देंगे। पहले ही सिंपली क्या कर देंगे, टैंक को खाली होने से पहले ही, टैंक पूरा ड्राई होने से पहले ही हम उसको क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। उसको क्या करेंगे, फिल कर देंगे। तो यहाँ पर हमेशा जो वैल्यूज़ है वो क्या है, क्या कौन सी वाली राउंड ऑफ करनी है, जो रिड्यूस वाले टर्म है, मतलब नेगेटिव साइड में जो वैल्यूज़ है उसको राउंड ऑफ करनी। 9.1 का 9 डेज, 9.9 भी है तो भी ही 9 डेज ही यूज़ करनी है। तो सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस इज आस्क्ड बाय द यूनिवर्सिटीज एग्जामिनेशंस एंड ऑल्सो इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी इस तरह के क्वेश्चंस को पूछा जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास सॉइल मॉइस्चर जो रिलेशनशिप था, ये आज हमारा फिनिश हो गया है। नेक्स्ट हम जो हमारे पास जो हमारे पास टॉपिक है वो कैनाल इरिगेशन सिस्टम से टॉपिक होगा। वहाँ से भी क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे गए जाते हैं, तो उसको हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। If you really like the video, hit the like button, share the video, comment on our video and subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.